बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। सिचुएशन इस वक्त ये है कि कोरोना वायरस के लिए पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन जो है उसकी जो टर्म यहाँ मुतारिफ़ करवाई गई थी, उसके बाद रफ्ता रफ्ता कोशिश की जा रही है कि ज़िंदगी मामूल की तरफ आए। आज हमने यहाँ लाहौर में भी देखा कि कहीं कहीं पे कुछ जगहों पे हल्की फुल्की चहल पहल थी, और जो पहले एक सिचुएशन थी लॉकडाउन की मार्केटों में ख़ास तौर पे, उसमें रफ्ता रफ्ता नरमी की तरफ मामला जा रहा है और ख़ास जगहों पे इजाज़त भी दी जा रही है मशरूत तरीके से। लेकिन साथ ही साथ जो कोरोना के केसेस हैं वो भी पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं, अमवात में भी इजाफा होता जा रहा है। लेकिन इसका एक कंपैरेटिव स्टडी है और उसका डाटा है, वो यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ, वो मैं कल आपकी खिदमत में पेश करूँगा। वो बड़ी मेहनत करके हमने तैयार किया है, तो उसकी जो डिटेल्स हैं ताकि उसको एक ग्राफिकल अंदाज में आपके सामने में रखूँ और हम इस नतीजे पे पहुँचें कि एक्चुअली पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है और क्या होने जा रहा है कोरोना वायरस के हवाले से, तो हम बेहतर पोजीशन में होंगे जानने की। वो कल के प्रोग्राम में मैं चीज़ें आपके सामने रखूँगा, उस पर अभी हम काम कर रहे हैं। आज जो है वो 18वीं तरमीम की बाज़गश्त दोबारा सुनाई दी। चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं वो 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ हैं और वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर वो राब्ते करेंगे सियासी जमातों के सरबराहान से, और ऐसा लगता है कि अब 18वीं तरमीम के ऊपर संजीदगी से हुकूमत और उनके इत्तेहादी ये सोच बैठे हैं कि इस पर कुछ ना कुछ तब्दीली आनी चाहिए, जबकि अपोजिशन इस मामले में बड़ी सख्त है और 2/3 अक्सरियत के बगैर ये मुमकिन नहीं है कि इसको कैसे किया जाए। काबीना की तादाद जो है आज 50 मुकम्मल हो गई इमरान खान साहब की कैबिनेट की, और कैबिनेट 50 तक पहुंच गई है। हालांकि इमरान खान साहब कहते थे कि चंद लोग चाहिए होते हैं मुल्क को चलाने के लिए जब वो अपोजिशन में थे, लेकिन अभी उनको इस बात का एहसास हुआ कि 50 लोग कम से कम होने चाहिए और अब 50 लोगों तक वो पहुँच चुके हैं। वजारत इत्तलात आज नए लोगों ने संभाली है। आसिम सलीम बाजुआ साहब, शिबली फराज साहब जो है, ये दोनों लोगों ने यहाँ जिम्मेदारी ली है। शिबली फराज साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर रहनुमाओं में से एक हैं और बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा काबिल एहतराम नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर उनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, तो ये बड़ा खुशाइंद करार दिया जा रहा है उनके हलकों में। और दूसरी जानिब जो जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजुआ साहब हैं, उनकी खिदमात जो है वो भी हासिल की गई हैं मामले खुसूसी के तौर पे, तो ये भी एक बड़ी तब्दीली। आज खान साहब ने इन दोनों से मुलाकात की है। हम इन चीज़ों पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, लेकिन 18वीं तरमीम से शुरू करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद सरदार नबील कबूल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सरदार साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली हैं, बहुत शुक्रिया। माइज़ा हमीद गुज्जर साहिबा मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। सदाकत अली अब्बासी साहब, रफ्ता रफ्ता जो दिल की बात है वो ज़बान तक आ रही है, क्यों इतना ज़रूरी हो गया इस वक्त कि 18वीं तरमीम पे एक इत्तफाक़ राय पैदा किया जाए और इस तरमीम को ख़त्म कर दिया जाए? इमरान खान साहब बहुत शुक्रिया। पहली बात ये कि 18वीं तरमीम या कोई भी तरमीम जब तक पाकिस्तान के मौजूदा जो इलेक्शन रिज़ल्ट हैं उसके मुताबिक जब तक तकरीबन 3-4 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है अपोजिशन की हमारे साथ ना आएँ तो हम नहीं कर सकते। लिहाजा अगर हम कुछ करेंगे तो उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं कर सकते। दूसरी बात ये, पता नहीं आपने इसको क्यों सहीफ़ा बना लिया है कि एक तरमीम जो एक पार्लियामेंट करता है और अगला पार्लियामेंट उस तरमीम को अमेंड नहीं कर सकता। आज 20 तरमीमें हो गई हैं, पहले जो 19 या 20 हुई हैं वो क्या ऐसे ही नहीं हुई? इसमें कौन सी गैर अखलाकी, गैर जमहूरी या गैर आइनी बात है? लिहाजा मैं नहीं समझता कि इसमें इसको कोई इतना बड़ा आप कोई अनटचेबल कोई ये कोई माशर की किताब तो नहीं है सर, ये कोई माशर तलूम की किताब तो नहीं है, ये बात तो ठीक है आपकी। लेकिन देखिए, आप तब्दीली कर सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं, आप तब्दीली कर सकते हैं, क्यों नागुज़ीर है ये जानना चाहता हूं। जी जी, देखिए, मेरी ज़िंदगी के बहुत अरसा जो है मैंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर अरसा एजुकेशन में गुजारा है और मैंने काफ़ी सारा नाम उसमें बनाया है। मैं आपको बताऊं, जब मैं सियासत में नहीं भी था, MNA नहीं भी था, तो मुझे इस पर बड़ा एतराज़ था कि तालीम को जब आप सूबों को दे देंगे, वो करिकुलम भी खुद बनाएंगे, वो अपना खुद सारा कुछ अपना डिज़ाइन करेंगे, तो एक अरसे बाद पंजाब के जो हीरोज़ हैं उनका नाम लिखेंगे, सिंधी, बलोची, पख्तून। तो हम आहिस्ता आहिस्ता बजाय पाकिस्तानी के हम मुख्तलिफ जो है ना वो कम्युनिटीज़ में बढ़ जाएंगे और एक कोहेजन, नेशनल कोहेजन, कौमी यकसानियत जो होती है या कौमी यगानगत जो होती है वो मिस हो जाएगी।
आज का जो 18वीं तरमीम में मुझे एज एन एजुकेशनिस्ट जो सबसे बड़ा एतराज़ है वो तालीम का एतराज़ है कि तालीम को आपने सूबों को दे के पॉलिसी प्लानिंग एग्जीक्यूशन उनके हवाले करके इस कौम के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है, और मैं समझता हूँ कि इसको रिव्यू होना चाहिए। दूसरी और बहुत सारी बातें हैं, जैसे सूबाई खुद मुख्तारी है, इसमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इसी तरह सेहत को अगर आप सूबों को दे दें और कोई सूबा उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग ना करे और इस तरह की कोई वबा आ जाए और उसमें आपके पास आईनी रुकावटें हों कि आप मुल्क के लोगों को बचाना चाहें और बचा ना सकें, तो मेरा ख्याल है इसको बिल्कुल बैठ के हुकूमत, ऑपोजिशन, इवन जो आउट ऑफ पार्लियामेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ऑन बोर्ड करके जो जो इसमें खामियां रह गई हैं उनको ठीक किया जाए, और इस तरमीम में मजीद तरमीम करने में कोई बुराई नहीं है अनटिल अनलेस सारे मुल्क के स्टेक होल्डर्स इस पर राजी हूं। और दोबारा मैं इमरान खान कहता हूं, ये जो आप मीडिया पे इतना इसको परेशानी से कहते हैं कि खुदा ना खास्ता 18वीं तरमीम हो गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इस मुल्क में 20 तरमीमें हुई हैं, कुछ नहीं हुआ। अगर मुल्क के निज़ाम को बेहतर करने के लिए और नए आने वाले चैलेंजेस के लिए मेरी बला से आप अगर कंसेंसस हो जाता है, अगर कंसेंसस हो जाता है तो सुबह आप 18वीं तरमीम खत्म कर अगर जितना इर्तकाई जो मराइल हैं मुआशरे के वो आगे जाते हैं, मुल्क के जो सिस्टम से फायदा उठाने वाले हैं और बहुत सारे लूप होल्स पैदा कर लेते हैं, तो इसको कोई अमेंड करने में कोई ठीक बात कर रहे हैं आप। देखें, ये आपका एक मौक़िफ़ है, हम इर्तकाई मरहले में हैं, आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि 18वीं तरमीम में तरमीम की जाए या इसको बदला जाए। पीपल्स पार्टी का बड़ा सख्त मौक़िफ़ है, वो कहते हैं कि 18वीं तरमीम ये तो हमें वापस पीछे आप लेकर जा रहे हैं, ये आगे की तरफ इर्तका नहीं हो रही, ये डेवोल्यूशन हो रही है, ये हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। सरदार साहब, आप क्यों इतना जोर देते हैं कि ये कोई सहीफा है या कोई ऐसा मुकद्दस डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कोई तब्दीली नहीं हो सकती? देखिए इमरान, आपको पता है कि ये 18वीं तरमीम जो है ये हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के सूबों को इख्तियार किया, और ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में ये 18वीं तरमीम। उसके बाद आपने देखा कि पहले जो सूबाई हुकूमत होती थी उनके पास कुछ नहीं होता था, सब कुछ फेडरल के पास होती थी। यहाँ तक कि आज हमारा ये भी रोना है कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं कि जो पावर्स है वो नीचे तक जाना चाहिए, तो जब वो एक सूबे को पावर नहीं देना चाहते तो एक यूनियन काउंसिल को कैसे पावर दें? हमने 18वीं तरमीम के बाद सूबे को जो पावर मिला है, सूबाई खुद मुख्तारी, वो हमने यूनियन काउंसिल कर दी। अब हेल्थ अगर सूबे के पास है तो आपको मैं सिर्फ कराची की एक मिसाल दूं कि जो बड़ा हॉस्पिटल है जिना हॉस्पिटल, उसका क्या हालत था जब वो फेडरल के पास था, और जब सूबाई हुकूमत के पास आया तो अब उसकी क्या हालत है। ऐसे बहुत सारे महकमे हैं, ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जो पहले वफाक के पास थे, कोई पूछता नहीं था, लेकिन अब जो इदारे वफाक के पास है, चाहे आप वो वापडा को ले लें, चाहे आप वो जितने भी वफाकी इदारे हैं, चाहे वो आप PIA को ले लें, चाहे आप मतलब ये FBR को ले लें, जितनी वफाकी इदारे हैं, फॉरेन ऑफिस को ले लें, उनको हमने तो कहा कि फॉरेन ऑफिस भी सूबे के पास होना, फॉरेन ऑफिस भी हर सूबाई हुकूमत वो जो है बैठकर, चारों सूबाई हुकूमत बैठकर, सूबाई जो चीफ मिनिस्टर है और कैबिनेट है वो बैठकर फॉरेन जो हमारे मिनिस्टर है शाह महमूद कुरैशी के साथ, उनके साथ बैठकर एक हम अपना ये जो हमारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि हम देखें ना आज कोरोना को सफर कर रहे हैं, लेकिन LOC पे भी फायरिंग हो रही है हमारे ऊपर भारत की तरफ से, और साथ साथ ये जो हमारे साथ जो ईरान के ताल्लुकात, अफगानिस्तान के ताल्लुकात, अमेरिका के जो ताल्लुकात, अमेरिका देखें इस वक्त कोरोना में सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, लेकिन उनका एक नुमाइंदा वो आज भी इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, वो आता है और वो आके फौरन हमारे जो मिनिस्टर है उनके साथ मुलाकात करके जाए। ठीक है, तो सूबाई खुद मुख्तारी को खत्म करना जो है ना वो इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि इनके पास 2/3 मेजोरिटी है नहीं, और ना हम खत्म होने देंगे। हमारा जो है मुस्लिम लीग नून के साथ ये बाकायदा कमिटमेंट है कि हम और मुस्लिम लीग नून मिलकर जो है ये 18वीं तरमीम को खत्म होने नहीं देंगे। ये कतई फैसला है आपका, आप ये नहीं होने देंगे। मायदा साहबा, आपके दौर में भी ये आवाज़ आती थी कि 18वीं तरमीम जो है वो उसके अंदर कुछ तब्दीलियां तो होनी चाहिए,
यानी ये शिकायत हर वफाकी हुकूमत की कुछ हद तक रही है। अब इस वक्त आपकी पोजीशन क्या है एग्जैक्टली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान, पोजीशन पहले वाली है। हमारी सीनियर लीडरशिप जो है ऑब्वियसली डिसाइड करेगी कि क्या जो है इसके बारे में कोई डिसीजन होनी है भी है या नहीं होनी, बिकॉज पर्सनल कैपेसिटी में आई फील कि ये एक प्रोसेस था जो 7-8 महीने चलता रहा था 18th अमेंडमेंट का, और पूरी पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज की कंसेंसस के थ्रू जो है ये प्रोसेस कंप्लीट किया गया, और ये काफ़ी हेफ्टी किस्म का प्रोसेस था जिसमें कोई आसान तरीके से ये काम नहीं हुआ था। तो इसको अब हमें ये नहीं पता चल रहा क्लियरली कि इसको क्यों छेड़ा जा रहा है, किस वजह से छेड़ा जा रहा है, क्या मोटिव है पीछे, क्योंकि किसी भी पार्टी को इन्होंने ऑन बोर्ड नहीं लिया एज फार एज ये जो 18th अमेंडमेंट इज कंसर्न। तो ये तो इनकी पहले आदत है कि ये किसी को ऑन बोर्ड नहीं लेते। अभी कोरोना का रिसेंट मामला है तो इसमें भी अब ये चीज़ फ्लोट कर दी गई है। अब सदाकत अब्बासी साहब क्लैरिफाई करें। अभी ये कह रहे हैं कि हम लोग तालीम को डिवॉल्व किया तो गलत किया। मेरी नज़रों के तहत तो जो है, अगर आपने तालीम को हमने डिवॉल्व किया तो आपको पता चलता रहा कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान जो है, सारे प्रोविंसेस किस तरह अपने तौर पे जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। और इस दफ़ा भी आपको सामने पता चल रहा है कि कोरोना जो है कौन सा सूबा बेहतर उसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है या पॉलिसी मेकिंग कर रहा है। तो इसमें मुझे नहीं समझ आ रही एग्जैक्टली वाई ये जो फेडरल गवर्नमेंट है इन्होंने ये चीज़ फ्लोट की है। तालीम के शोबे में अगर देखा जाए तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने बहुत काम किया हुआ है। सदाकत अब्बासी साहब कह रहे हैं, शहबाज साहब ने तो एजुकेशन में स्कूल्स बनाए, IT यूनिवर्सिटीज़ बनाई। ये सारा कुछ डिवॉल्व होने के बाद ही हुआ। और पर्सनल कैपेसिटी में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर पावर्स डिवॉल्व होंगी, निचले ग्रास रूट लेवल तक जाएंगी, तो मेरा ख्याल है कि बेहतर परफॉर्म किया जाएगा। अब मायदा ये आपका मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें मैं एक नुक्ता ऐड कर देता हूँ, आप मुझे जवाब दे देते हैं कि पावर डिसॉल्व होने का मतलब है कि गली मोहल्ले तक, आम आदमी तक, लोकल बॉडीज तक चली जाए। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि सूबों के पास जब पावर आई तो नए पावर पोल्स बन गए। हर सूबे के अंदर एक नया पावर पोल बन गया और उसने नीचे डिसॉल्व नहीं किया। जो असल मकसद था वो हासिल नहीं हुआ। लोकल बॉडीज तक पावर दी ही नहीं, अपने हाथों में रख ली चंद ग्रुपों ने, और ये नए पावर पोल्स बन गए। इमरान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन देखें जिस तरह जमहूरियत का प्रोसेस जो है इवॉल्व करता जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता वो निखरता जा रहा है, इसी तरह 18th अमेंडमेंट में जो है पावर पहले प्रोविंसेस में डिवॉल्व हुई, अब जो है लोकल बॉडीज में आहिस्ता आहिस्ता डिवॉल्व हो रही थी। अब इन्होंने जो रीसेंट एग्जांपल है, हमने मुतालबा किया था कि कोरोना वायरस के जो इशू है उसमें जो है आप लोकल बॉडीज को, लोकल नुमाइंदों को भी इन्वॉल्व करें। लेकिन इमरान खान साहब ने या PTI ने एक और फोर्स बना दी, वो टाइगर फोर्स थी। सो मैं इस बात पे एग्री करती हूँ कि अगर नया पाकिस्तान बनाना है तो फिर नए तौर तरीके के तर्ज अमल पे चलना चाहिए था इनको, फिर एग्जाम्पल शो करनी चाहिए थी, फिर ये डिवॉल्व करके इनको लोकल बॉडीज को जिम्मेदारियां सौंपनी चाहिए थी ताकि कोरोना वायरस को इफेक्टिवली काउंटर किया जाता। ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन आप प्लीज अब्बासी साहब से क्लैरिफाई करें कि ये 18th अमेंडमेंट को अब क्यों खोलना चाह रहे हैं। अब्बासी साहब टाइमिंग पे वो सवाल कर रहे हैं। और दूसरा, अस्पताल और जो स्कूलों का या और तालीम का मामला है, तो सर 60 साल से आपकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है और तकरीबन 2 साल से पंजाब में हुकूमत है, तो आप तो यहाँ बड़े आराम से फ़र्क डाल सकते हैं। वो नज़र नहीं आ रहा फ़र्क। इमरान साहब देखें, मैं एग्जीक्यूशन की हद तक तो चलो, अगर सूबों के पास तालीम चली भी जाए तो मैं शायद अपना पॉइंट आपको वजाहत नहीं कर सकता। नसाब की हद तक आप कह रहे हैं, पॉलिसी की हद तक आप कह रहे हैं कि वहाँ फ़र्क पड़ता है, वो मैं आपसे एग्री करता हूँ। देखें ना, कौमी हीरोज वो एक जैसे होने चाहिए पूरे पाकिस्तान में। जी देखिए, कौमी सोच अगर आपने बनानी है तो आपका कौमी निसाब बनाना पड़ेगा। छोटे बच्चों को जब हम थे, हमें पाकिस्तान से जो बहुत ज़्यादा मोहब्बत शायद हमारे यहाँ है, उसकी एक वजह यह है कि हमें बचपन में पाकिस्तान से मोहब्बत पैदा की गई, पाकिस्तान के बारे में बताया गया। हमें नहीं पता था हम किस सूबे में हैं, लेकिन हमें पता था कि हम पाकिस्तानी हैं। हमारे जो कायदे सर सरकारी किताबों में तो आज भी सरकारी किताबों में आज भी वही है सर। ये तो प्राइवेट स्कूलों की किताबें हैं जिनका आप तस्करा कर रहे हैं। सरकारी किताबें तो आज भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। इमरान, अगर आप इसको एक थोड़ा सा आगे कुछ अरसे बाद देखें, जब फेडरल हुकूमत का या एक कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा, तो कल सूबे जो तब्दीलियां करेंगे वो करते जाएंगे।
और आपको पता है कि ये चीज इन द लॉन्ग रन पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। मैं ये नहीं कहता नहीं, मैं एक चीज आप देखें, आप फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, मुझे एक चीज बता दें, क्या शफकत महमूद साहब की वजारत तालीम जो है वो सूबों को किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं कर सकती नसाब के मामले में? वो जो चाहे पढ़ाएं अपने बच्चों को। देखें, बहुत सारी कंफ्यूजन है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी सूबों में। कंफ्यूजन दूर करें ना सर, तरमीम तो ना हटाएं। अदरवाइज सुने ना, वो तरमीम की वजह ना, कुछ इदारे इधर हैं कुछ उधर हैं। शफकत साहब जो वजीर तालीम है, पता है वो क्या है? वो सिर्फ इस्लामाबाद के ज़िले के वजीर तालीम है। अब जितनी कौम के अब यहाँ बैठ के सारी पॉलिसी बनाई जा रही है उसकी मैं उस एजुकेशन कमेटी में भी हूँ, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा पता है कि हम पंजाब से हैं और हम मरकज में बैठे हुए हैं। जो हम तालीमी पॉलिसी हम बनाते हैं उसका कोई सुन लेना। मैं इनसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये अगर मैं माया साहबा बात तो करने देना। नहीं, मैं आपसे लड़ नहीं रही, मैं आपसे अगर आप अपने सवाल पूछ रही हूँ। मैं अपनी बात अगर पूरी कर लूं फिर सवाल पूछ रही हूँ कि आप एग्जैक्टली क्या करने चाह रहे हैं 18th अमेंडमेंट को, क्योंकि आपने ऑपोजिशन को तो ऑन बोर्ड नहीं लिया इस चीज में, किसी को भी ऑन बोर्ड नहीं लिया। अच्छा, मैं ये बात का जवाब, आपने सवाल कर दिया, आप जवाब सुन लें। मैं पहले ये बात बता रहा था, वापस लेना चाह रहे हैं, एजुकेशन को ले रहे हैं, आपका ये सवाल है या आपने पूरी बात करनी है? अच्छा, अगर मैं बात कर लूं तो फिर आपको मैं दोनों बातों का जवाब दे दूंगा। इमरान साहब, जो मैं बात कर रहा था, हम सारी कौमी असेंबली के लोग बैठ के, तमाम सूबों के लोग बैठ के हम मुल्क की एजुकेशन पॉलिसी बनाते हैं और बदकिस्मती से उसमें हम कोई फायदा ना उठा सकते हैं। वो पॉलिसी सिर्फ इस्लामाबाद की बाउंड्री के अंदर बनती है। अब जो सेहत के हवाले से मेरा पॉइंट है, इतनी बड़ी वबा आई है, इसका किसी सूबाई पॉलिसी से ताल्लुक नहीं है, ये पूरे मुल्क में बराबर तरीके से फैल रही है। अगर हमारे पास कोई इंतजामी टूल्स होते तो शायद फेडरल गवर्नमेंट इसको बेहतर तरीके से डील कर लेती। हम सिंध वालों से शायद इतना हमारा बहस मुबाहिसा ना होता। अब जो ये बात कर रही हैं, अभी तक कोई 18वीं तरमीम को तब्दील करने की बात नहीं हो रही। माजा साहबा, आपको शायद पता सर, दो सूबों में आपकी हुकूमत है और ज्यादा केसेस वहां पे हैं, ज्यादा अमवात भी वहां पे हैं। सर, जिन दो सूबों में आपकी हुकूमत है वहां केसेस भी ज्यादा हैं, अमवात भी ज्यादा हैं। ये तो दो सूबे आप मानते हैं, वफाक के साथ कोऑर्डिनेशन करके चलते हैं। कोई वजह, सॉलिड रीजन दें सर। आप हटा दें इस तरमीम को, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन सॉलिड रीजन के साथ आप आएंगे जनाब, ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से हमें ये अच्छी नहीं लग रही तरमीम, इसको हटा देंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं। मैं ब्रेक से आने के बाद सदाकत वैसे साहब आप ही से पूछूंगा कि क्या आप लोगों ने फिरदौस आशिक अवान साहिबा को बता दिया है कि उन्हें क्यों निकाला? ये चीज़ जो है वो लोग भी पूछना चाह रहे हैं, तो उनके इस सवाल का जवाब दें। और शुगर माफिया इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट जो है वो जो फोरेंसिक होगा उसको 3 हफ्ते मजीद दिए, इसका फ़ायदा किसको होगा? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सदाकत भाई साहब, मैं 1 मिनट आता हूं आपके पास जरा। मैं सरदार साहब को, क्योंकि पता होता है किसी को भी निकाला गया तो क्यों निकाला है। सरदार साहब, ये फिरदौस आशिक अवान साहिबा को क्यों निकाला? यार, मैं आपको एक बार बताऊं कि मेरा दोस्त इमरान खान ने जो है ना, पहली दफा 18 महीने में अच्छा सही काम किया कि बाजी फिरदौस, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल मुखालफत अपनी जगह है उनसे, लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर कोई दोस्त उनको एडवाइस देता तो ये काम उनको बहुत पहले करना चाहिए। जो इमेज है ना, पार्टी का इमेज, वो हमेशा आपका जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होता है या इंफॉर्मेशन की ये असिस्टेंट, वो रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट। और इसने फिरदौस आशिक ने जिस तरह नेगेटिवली किया तो बहुत नुकसान हुआ है आपके इंडिया की गवर्नमेंट। लेकिन अब तब्दील तो किया है इन्होंने, तब्दीली लेकर आ तो गए। सरदार साहब, आप बात बड़ी इंपॉर्टेंट कर रहे हैं। मुझे ऑडियो थोड़ी ठीक नहीं आ रही, मैं ये ऑडियो ठीक करवाऊं तो आपको कंटिन्यू करवाऊंगा। लेकिन भाई साहब, ये कहानी क्या है? फिरदौस आशिक अवान साहिबा की इंक्वायरी, फिर उसकी रिपोर्ट, फिर उसके अंदर कोई कंपनी है उसका तस्करा है कॉमटेक का, और फिर वो मुनीर गोंदल साहब हैं, और कोई इस तरह की कहानी है पूरी। ये क्या है सर? इमरान, पहले तो ये कि वो वज़ीर थी हमारी, स्पेशल असिस्टेंट थी, अब नहीं है। तो ये वज़ीर आज़म का आइनी, कानूनी, इखलाकी इख्तियार है कि उनकी कौन नुमाइंदगी करेगा, लिहाजा इस पर तो कोई बात नहीं है। रही बात कि कोई अगर करप्शन करेगा, अगर हम मियाँ नवाज शरीफ साहब को हमने सज़ा दिलवाने में बड़ा अहम रोल अदा किया, हमने
बड़ी पब्लिक एजिटेशन की और उनके खिलाफ एक पूरा अवामी हमने राय आमा हमवार की। जरदारी साहब पे आज जो केसेस हैं हम बड़ा बांगदौल उन पे बात करते हैं। शहबाज शरीफ साहब पे भी 1.5-2 दर्जन करप्शन के केसेस हैं। मरियम साहबा पे करप्शन के केसेस हैं। डॉक्टर आसिम पे हैं। तो ये मुबैना तौर पे ये भी एक करप्शन केस था जिसकी इंक्वायरी में वज़ीर आज़म साहब को मायूसी हुई। सुन लेना जी, वो उधर ही में आ रहा हूँ। अगर ये एलिजेडली सारे करप्ट लोग पाकिस्तान को रूल करते रहे तो इमरान खान साहब और पीपल्स पार्टी और नून के जितने मेरे भाई बैठे हैं, रेस्ट एश्योर कि पीटीआई में कोई रह के करप्शन करेगा तो इमरान खान साहब उसको नहीं बख्शेगा, चाहे उसका आटा चीनी माफिया से ताल्लुक हो। ये वो माफिया है जिसको 30-35 साल में नवाज शरीफ, जरदारी साहब और शहबाज शरीफ ने पाला और इमरान खान साहब ने उसके तिया पांचा कर दिया। अब जरा रोके, 1 मिनट में वापस आऊंगा मैं। सरदार साहब आपकी ऑडियो ठीक है, बोलिए। रेस्ट एश्योर बच नहीं सकता कोई। जी सरदार साहब, आपने पता नहीं मेरी कौन सी बात सुनी और कौन सी नहीं सुनी, कहां तक कटा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि इमरान खान ने 18 महीने में पहला अच्छा काम किया है कि इन्होंने अपने इंफॉर्मेशन के जो स्पेशल असिस्टेंट है फिरदौस हाजी गवान को हटाकर, क्योंकि ये जो मिनिस्ट्री है ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है और उनके मतलब उनका रिप्रेजेंटेशन जो होता है, अगर वो ऐसी शख्सियत करे जिसके ऊपर पहले से भी चार्जेस करप्शन के लगे हों, और जिस तरह अब्बासी साहब कह रहे थे कि इमरान खान की एक आदत जो है ना, मैं आज आपको बताऊं, वो जिसको बहुत ज्यादा ऊपर उठाते हैं ना उसी को ही गिराते, चाहे वो असद उमर हो, चाहे वो जहांगीर तरीन हो, चाहे बहुत सारे ऐसे मिसाल है। उसकी एक आदत है कि वो चेंज मांगता है लाइफ के अंदर, लोगों के अंदर, कैरेक्टर्स के अंदर, दोस्तों के अंदर, रिश्तों के अंदर, उसको चेंजेस चाहिए। तो वो जो है ना जिसको बहुत ज्यादा चाहता है फिर उसी को नीचे गिराता है। तो मकसद ये है कि एक वक्त था कि फिरदौस हाजी गवान की वो बड़ी तारीफ करता था कि बड़ी हार्ड वर्किंग है, बड़ी ये, और नहीं, अब जो है मुझे सर ये बताएं कि फिरदौस हाजी गवान साहिबा जो है वो रेहाम खान साहिबा के नक्शे कदम पे तो नहीं चल पड़ेंगी? देखिए, इमरान खान एक शक्की आदमी है, वो अपने साये पे भी शक करता है, वो हर किसी पे शक करता है, और अगर कोई भी उसके कान में आकर किसी के खिलाफ कुछ बोल दे वो उस पर यकीन कर लेता है। यानी मैं आपको ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मेरे साथ उन्होंने की, तो मैं उनकी इस साइकी को समझता हूँ। तो मैं 2002 से उनके साथ असेंबली में साथ बैठता था, वो हर किसी पे शक करते हैं। बात यह है कि अभी जो वो तब्दीली लेकर आए हैं, वो तब्दीली भी ज्यादा देर नहीं चलेगी, क्योंकि देखे 2 पर्सनैलिटी वो लेकर आए एक ही पोस्ट के ऊपर, एक ही मिनिस्ट्री में, एक रिटायर्ड जनरल बाजवा साहब और एक शिबली साहब। अब दोनों बहुत शरीफ है, दोनों की बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी है, दोनों मैं समझता हूं कि मैं मतलब पर्सनली जानता हूं कि उनका पास्ट रिकॉर्ड भी बहुत क्लीन है। लेकिन इस इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में आपको स्टिक एंड कैरेट दोनों के साथ चलना पड़ता है। आपको न सिर्फ ये कि आप मीडिया को आंखें दिखाएं या मीडिया को तड़ियां निकालें या मीडिया को कहें कि आप इंसान बन जाओ, अब छड़ी वाला भी आ गया साथ, अब सही तरीके से चलो, या एंकर्स को डराए धमकाए। आपको अपनी गवर्नमेंट के जो इंफॉर्मेशन साइड है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, देखिए मैं सच बता रहा हूँ सरदार साहब, हम बैठे हुए हैं इसलिए कि कोई भी आए और हमें डराए धमकाए और हम डर जाएं, इसीलिए इमरान मुझे 1 मिनट दीजिएगा। इमरान मुझे 1 मिनट दीजिएगा। स्टिक एंड कैरेट, एक के हाथ में स्टिक होगा और एक के हाथ में कैरेट होगा, और वो अभी आप लोग पूछकर नबील गबोर को बुलाओगे, आप लोग पूछकर जो है मायजा को बुलाओगे, अब आप लोग पूछ कर जो है ना फूक कर कदम उठाओगे, ये भी मैं बताऊं। सरदार साहब, आप आने का वादा करें, आप आते रहें, आपको कोई रोकेगा भी तो आपको आने देंगे इंशाल्लाह, आप जगह बनाएंगे। ये मीडिया ने अपना मुकाम जो है बड़ी मुश्किल से बनाया पाकिस्तान में सर, और बड़ा लड़ धड़ के बनाया है। मुशर्रफ साहब भी यहाँ पे आए थे, नवाज शरीफ साहब भी यहाँ पे आए थे। आपकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप ही का एक एंकर, आप ही का एक बड़ा मशहूर एंकर को कहा गया कि नबील गबोर को आज तक किसी शो में नहीं बुलाना, और वो बेचारा मुझे नहीं बुलाता है, जबकि वो हर हफ्ते मुझे बुलाता, हर हफ्ते बुलाता था। अभी वो अच्छा ठीक है सरदार साहब, आप कह रहे हैं तो आपकी बात मान लेते हैं। मायजा, मुझे क्विकली
ये जानना है कि 3 हफ्ते का टाइम मिला। इमरान जी आप बोल दें, कोई जुमला है तो बोल दें आप, फिर मैं माजा साहब पे जाऊं ताकि डिटेल में वो बात करें। जी जी जी, ये आपने फिरदौस आशिक साहिबा के जो तब्दीली के बारे में सरदार साहब ने अपनी बात को सेल्फ कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, हाँ। एक पीटीआई का फेस ला के, मगर इनको ज़ाहिर है इनकी पार्टी छोड़ के आई हैं, तो ये वो जो रवायती उन्होंने मेंगने डाली हैं मुझे समझ नहीं आई। फैसला अच्छा भी है और इनको पसंद भी नहीं है, और इमरान खान का ऑपोजिशन भी तो करनी है ना उन्होंने, नहीं है, तो बड़ी 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 सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी इनकी स्टेटमेंट। वैसे आप मुझे सदाकत साहब आप बताएं, फैसला आपको पसंद आया? आप असल में पीटीआई है ना, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं। नहीं देखें, मैं तो सरदार साहब को दाद दे, उन्होंने कम से कम अपनी बात तो दिल की है। सुन लेना, सरदार साहब ने अपने दिल की बात तो की है, आप दिल की बात नहीं कर रहे। सुने ना, हाँ जी, मैं वफाकी हुकूमत का तर्जुमान हूं, मैं इस फैसले को, वजीर आजम के फैसले को ठीक ही कहूंगा। मैं नहीं समझता कि वजीर आजम जो है वो हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, अपनी पार्टी के लिए और अपने नजरिए के लिए को गलत फैसला करेंगे, लिहाजा ये फैसला ठीक है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। बंदे जो लाए गए हैं वो चेंज हो जाएंगे, फिर भी आप ठीक ही कहेंगे। उस्मान बुज़दार की जगह कोई और आ जाएगा, फिर भी आप ठीक ही कहेंगे। तो चलें ठीक है ठीक है, मैं अगर ठीक ना हो तो हम तब ठीक ना भी होगा तो ठीक रहेगा सर, मैं आपकी मजबूरियां समझते हैं हम। तो वो सारे जो है वो सरदार नबील कबूल नहीं होते। मैं मायदा मुझे आपसे ये जानना, 3 हफ्ते की मजीद मोहलत मिल गई है, अब ये जो टाइम मिला है 3 हफ्ते का, इसका फायदा किसको होगा? आटा चीनी बहरान की रिपोर्ट की मैं बात करूं। हाँ जी इमरान, पहले तो मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि सदाकत अब्बासी साहब ने ये मेंशन नहीं किया कि 18th अमेंडमेंट को क्यों क्लैरिफाई नहीं किया। अपनी ओपिनियन तो दिया लेकिन क्लैरिफाई नहीं किया कि 18th अमेंडमेंट को क्यों छेड़ना चाह रहे हैं। दूसरा जो है, दूसरा एजुकेशन और हेल्थ सारा बर्बाद हो गया है। एक कमेंट देना चाहूंगी कि जो नए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो चले इलेक्टेड तो हैं, तो देखते हैं आगे उनकी कारकर्दगी क्या है। लेकिन इमरान खान साहब ने मेरा ख्याल है हाफ सेंचुरी तो पूरी कर ली है, वुज़रा की, एडवाइजर्स की, स्पेशल असिस्टेंट्स की, लेकिन परफॉर्मेंस कहीं नजर नहीं आती उनकी आपके 70 थे, आप तो ना कहें। बात जो आपने की तो नहीं, आप हमारे 70 थे तो हमने जो शुगर आपके 70 हलाल थे ना, चोरी और आटे के बहरान पे जो है जो वुज़रा को है वो म्यूजिकल चेयर करके चेंज कर दिया। सजा इन्होंने बिल्कुल नहीं दी। तो इनसे ये पूछें कि अब ताखीर इसीलिए क्यों कर रहे हैं क्योंकि इस पे मिट्टी डालना चाहते हैं या वक्त गुजारना चाहते हैं? इनसे ये भी क्लैरिफाई कर लें, बिकॉज पहले तो जो आपको क्या लगता है क्या करना चाहते हैं? एक सेकंड, आपको क्या लगता है ये 3 हफ्ते में क्या करना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि 3 हफ्ते में क्या करना चाहते हैं? ये बस किसको फायदा होगा? मिट्टी पाओ प्रोग्राम है कि मिट्टी डालो और टाइम को बाय करो और इस मसले को जो है अंडर द कार्पेट जो है वो छुपा दें। बेसिकली तो ये मैं तो यही समझती हूँ कि इसकी यही मोटिव है, क्योंकि आपकी इब्तदाई रिपोर्ट में क्लियरली नाम मेंशन हो गए। आपने उनको वुज़रा को जो है टेम्परेरीली भी जो है उनको आपने सस्पेंड नहीं किया, आपने उनको कहा नहीं कि आप साइड पे हो जाएं, इंक्वायरी रिपोर्ट आने वाली है, आप इस पे इन्फ्लुएंस कर लेंगे। तो ये जो है आप अपने वुज़रा को सजा तो नहीं दे रहे, आप तो करप्शन छुपा रहे हैं। तो करप्शन छुपाने का काम आप बड़ा अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो करते हैं। जो वुज़रा है उनकी वज़ारत चेंज की है, आपने उनका जो है उनको सजा तो किसी किस्म की नहीं दी, रिपोर्ट में नाम तो आए। चलो 3 हफ्ते में आपको लगता है कि मिट्टी पाओ पॉलिसी हो जाएगी? मायदा एक सेकंड, आपको लगता है 3 हफ्ते इसलिए हैं कि इस मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा और फिर इससे निकलेगा? मुझे ब्रेक लेने दें सदाकत भाई साहब के सामने। ये बहुत बड़े पैमाने पे लोग सोच रहे हैं कि ये जो 3 हफ्ते मजीद मांगे गए हैं, क्योंकि 25 तारीख का क्लेम कर रहे थे बार बार गवर्नमेंट के, 25 तो आने दो, 25 तो आने दो, 25 तो आने दो, तो 25 के बाद 3 हफ्ते और मांगे हैं। क्यों? किसको क्या हासिल होगा? ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। अब सदाकत भाई साहब, ये 3 हफ्ते जो है ये टाइम टेकिंग टैक्टिस है। जब पीएमएलएन के दौर में ऐसी रिपोर्टों में टाइम होता था, अव्वल तो ऐसी रिपोर्टें बनती नहीं थी, लेकिन जब भी किसी चीज़ पे कोई टाइम वो मांगते थे कि 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में करेंगे, तो फिर मट्टी पाओ, आपको शक होता था कि इस मामले पे मट्टी पड़ जाएगी और नॉर्मली पड़ भी जाती थी। तो अब आप भी वही काम कर रहे हैं। इमरान खान साहब, पता नहीं आपको अभी तक यकीन क्यों नहीं आ रहा कि पाकिस्तान बदल गया है। ये वो माफियाज जो इनको प्रोटेक्ट करते थे, आज एक गवर्नमेंट आई है जो अपने वजीरों की भी फिक्र नहीं करती और एक रिपोर्ट बना देती है। और एक और बात,
वाजिद ज़िया को याद रखें, वाजिद ज़िया जिसके पीछे भी लगे हैं उसको वो आखिर अंजाम तक पहुंचा के आते हैं। जितने करप्ट लोगों के पीछे लगते हैं उनको छोड़ते नहीं है। इस कमीशन ने कुछ इसको नई इनको रिपोर्ट्स मिली हैं, कुछ नई इनके पास फाइंडिंग्स आई हैं। इन्होंने 3 हफ्तों की और टाइम मांगा है कि मजीद कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है। हम इतने सादे नहीं है सियासी तौर पर कि हम एक खुद इंक्वायरी कमेटी बिठाएं, उसकी रिपोर्ट आए, उसमें हमारे बंदों के नाम भी आ जाएं, हम इसको पब्लिक भी कर दें, बड़े पैमाने पे लोगों को आगे पीछे हटा भी दें और फिर आखिर में हम कुछ भी ना करें और इमरान खान एंकर को और दीगर एंकर्स को और पीपल्स पार्टी और नून को अपना पल्लू पकड़ा के फंसे पड़े। ऐसी नहीं, मैं सादा सर, चले मेरा सवाल आप ऐसे ले लें सर, एक सेकंड मेरा सवाल ऐसे ले लें आपके। फिरदौस आशिक अवान साहिबा की मुबैना करप्शन पे एक रिपोर्ट आती है, वज़ीर आज़म फारग कर दी। अब कैबिनेट में वो लोग बैठे हुए हैं जिन पे रिपोर्ट आती है और वो स्टिल कैबिनेट का हिस्सा है, चाहे वो IPP से उनका ताल्लुक हो, चाहे चीनी आटे के स्कैंडल से हो, तो वज़ीर आज़म उनको नहीं हटाते। तो शिकायत ये की जा रही है कि अगर आप अरबोपति हैं या बहुत बड़ी मोटी आसामी हैं तो आपका स्कैंडल जो है वो डिफ्यूज़ होता चला जाएगा, लेकिन अगर आप बहुत बड़ी आसामी नहीं हैं तो फिर आप फारग हैं। इमरान, आपका शो बड़ा वाइडली देखा जाता है, तो एक बात आप भी समझ लें, लोगों को भी समझने दें कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उस बंदे का आता है जो किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करता है और अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करके अपने लिए फ़ायदा उठाता है। जिन अशखास के आप बिजली के मंसूबों में नाम ले रहे हैं, ये उस वक्त ना वजीर थे, ना मुशीर थे, ना किसी भी तरह भी ये पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे थे। आज वो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं। आज जब वो कमेटी बैठी है तो वो उनको बाहर निकाल दिया गया और बाहर चले गए। नहीं, वो खुद उठ के बाहर चले गए थे। ये बड़ी अच्छी पॉजिटिव चीज है। में आ रहा है और हमारा एक अखलाकी स्टैंडर्ड है। आप जरा समझ लें कि जब ये बंदरबांट हो रही थी उस वक्त मोहतरम जरदारी साहब और मोहतरम नवाज साहब की हुकूमत थी और ये लोग ओहदेदार नहीं थे। और दूसरी बात ये कि ये जो आप कह रहे हैं कि जी ये टाइम जब लिया जाता है तो वो गड़बड़ होती है, रेस्ट एश्योर कोई गड़बड़ नहीं होगी। अगर आप फिरदौस साहबा के बारे में तो आप खुद ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मेरे पास तो ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन अगर कोई एक्शन हुआ है आपके मुकाबले में तो ये आई ओपनर होना चाहिए। अगर मैं सरदार साहब देखिए, सरदार साहब मानेगा तो कोई नहीं कि ये किसने किया, बंदरबांट किसकी, कोई भी नहीं मानेगा। लेकिन चले मैं आपसे अगली बात पूछ लेता हूं, क्या IPPs जो है वो हुकूमत के सामने इस सिचुएशन में आ जाएंगे कि पाकिस्तान में सस्ती बिजली फराम होना शुरू हो जाए और कुछ पाकिस्तानियों के पैसे बच जाएं जो स्कैंडल हुकूमत ने निकाला है उसके बाद? जी सरदार साहब। तो मैं सबसे पहले तो ये बात कहूंगा, बस साहब जो ये बात कर रहे हैं कि भाई मेरे ये जो आपका ये वाजिद ज़िया वाली जो रिपोर्ट है, अब ये वीडियो में भी आ गया और राइट एंड लेफ्ट बैठने वाले इमरान खान के खिलाफ जो दोनों शख्स से नाम आ गया, मुझे बताया कि खुसरो बख्तियार का जब नाम आया हमने ये तवक्को किया कि जिस तरह फिरदौस आशिक अवान को हटाया गया उसको भी मिनिस्ट्री से हटाएंगे, लेकिन कमीशन की रिपोर्ट आएगी। खुसरो साहब अगर इन्वॉल्व होंगे तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा के लिए किसी कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई, चाहिए भी नहीं थी। रिपोर्ट पूरी नहीं है, उसकी भी वजह है। जब रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने इंक्वायरी होगी तो होगी ना, अभी तो इंक्वायरी नहीं हुई। सरदार साहब इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की, वाजिद ज़िया साहब की आवाज नहीं आ रही। इमरान खान मैं बोल लेता हूँ जी। सरदार साहब आप सुने ना, अभी तक वो कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई। जब फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी तो उसके खिलाफ भी होगा, कार्रवाई होगी। अच्छा ठीक है, एक मिनट सदाकत साहब बात मुकम्मल होने दें। सरदार साहब बात मुकम्मल करें आप। आई थी, लेकिन फिर कहा गया कि भाई इसमें और लोगों को भी फिट किया जाए। फिर कहा गया इसको 10 साल पीछे लेकर जाओ। 10 साल पीछे में फिर जरदारी साहब को भी, फिर शहबाज शरीफ को भी, सबको फिट करो और साथ में फिर जो है PTI के लोगों को भी इसको फिट करो। इसलिए 3 हफ्ते का वक्त मांगा गया है। 3 हफ्ते के बाद फिर ये और मजीद 3 हफ्ते मांगे गए कि जी कोरोना की वजह से जो है और ये हालात कैसे थे और 3 हफ्ते ये कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? वैसे सदाकत साहब वैसे बड़ी ज्यादती है यार, आप बात नहीं करने दे रहे। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, कोई भी पाकिस्तान में करप्शन की इंक्वायरी खुलती है, ये कितनी बड़ी ज्यादती है कि उसका खुरा जाके आप निकालते हैं जरदारी साहब के घर में या नवाज शरीफ साहब के घर में। ये कहीं ना कहीं से खुरा होकर उनके घर में ये मायदा साहब ये क्यों घुस जाता है? यार इमरान साहब, कोई चीनी है, कोई आटा है, कोई दूध है, कोई नमक है, कोई चिकन है, कोई सीमेंट है, कोई सरिया है, हर जगह पे यही है। क्या करें? आटा चीनी का स्कैंडल आया, करप्शन के दीगर स्कैंडल आए, तो हर स्कैंडल में निकल आता जरदारी साहब का नाम भी और मियां साहब का नाम भी। किसको टारगेट किया? ऑपोजिशन को टारगेट किया ना। आप कोई एग्जांपल दे दें कि इनकी हुकूमती
वज़रा जो इन्होंने अपने कैबिनेट में शामिल किए हैं, उनके जो स्कैंडल सामने आए हैं, उनमें से किसी को जो है ओहदे से 3 हफ्ते मांगे नहीं उन्होंने, मेरे ख्याल में अब 3 हफ्ते के बाद मजीद होना चाहिए। मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, लेकिन एक चीज है कि कोई तो करप्शन ऐसी निकले जिसमें खुरा जाके शरीफ खानदान या जरदारी साहब के पास ना निकले। ऐसी कोई करप्शन निकलनी चाहिए पाकिस्तान में, उसका इंतजार करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।